Hello everyone, welcome to CDS Academia. And guys, in this video we are going to start some important topics of our biology के हम कुछ important topics discuss करेंगे. Just like I have provided one more video for polity also. So this series is also going to just like that कि हम 15 days में वो सारे topics cover करेंगे जहां से आपको एक question per video. What actually this series is one question one video. This is my target. So I am just designing all these things like कि हर वीडियो से हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में हमें जीएस के अंदर देखने को मिले. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटी एंड साइंस. जल्दी से कवर करके देन आई विल बी मेकिंग सम इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आल्सो. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. ठीक है. बाकी मेरे को कंप्लेंट्स तुम लोगों के बहुत आते हैं कि सर आप जो है काफी फास्ट बोलते हो, तो ऐसा लगता है कि स्पीडोमीटर लगा के हम देख रहे हैं. तो गाइस द थिंग इज दैट कि आई जस्ट बिलीव इन कंप्लीट स्टडी. मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हमेशा वो टॉपिक में आपको उतनी डेप्थ में कवर करवाऊं जहां से आपका एग्जाम में सारी की सारी चीजें कवर होता है. अब उतनी डेप्थ में इतने कम टाइम में कवर कराना है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा फास्ट तो होना पड़ेगा. तो आपको भी अब फास्ट होना पड़ेगा बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी वाचिंग दिस वीडियो आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक, सो दे आर जस्ट लाइक द रिवीजन. एंड दोज हु आर जस्ट वाचिंग दीज वीडियोज इन द फर्स्ट टाइम, कभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की सर ऐसे ही देख लिया अगली बार के लिए देखेंगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा. सो गाइस इन दिस पॉलिटी सीरीज तो जस्ट स्टार्ट करते हैं. इन दिस बायो सीरीज, तो बायो सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से. पहले हम सेल्स डिस्कस करेंगे, देन टिश्यूज, और काफी सारी चीजें आपको सीक्वेंसली मिलती रहेंगी. तो गाइस अगर यहाँ बेसिकली मैं आपसे डिस्कस करूं कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी आवर सेल. द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके के बनते हैं. सीधे सीधे हम स्ट्रेट फॉरवर्डली उन चीजों की बात करेंगे जहां जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज सेल. तो सेल इज बेसिकली समथिंग लाइक इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखो मैं कभी पीडीएफ रीड करके आपको कुछ किताबी भाषा में चीजें नहीं पढ़ाता हूं जिससे कि यू पीपल शुड गेट द एग्जैक्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो फंडामेंटल यूनिट है. कैसे है? एग्जांपल आपके एनसीईआरटी के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है. आप कभी भी बिल्डिंग बनाते हो, आप एक वॉल बना रहे हो, तो आप वो वॉल कैसे बनाते हो? आप सर पहले हम एक ब्रिक रखते हैं, फिर दूसरी ब्रिक रखते हैं, फिर तीसरी ब्रिक रखते हैं, फिर चौथी रखते हैं, फिर ऐसे रखते हैं, फिर ऐसे रखते हैं, फिर हम उसके ऊपर रखते चले जाते हैं, तो हमारी वॉल बन जाती है. तो यानी कि जब आप वॉल बना रहे हो, सो योर बेसिक यूनिट फॉर बिल्डिंग दैट वॉल इज ब्रिक. So in just this sense, all the living organisms are composed of cells. और सेल्स उनके सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है. तो एक तो बेसिक सी डेफिनेशन हो गई. आपके एग्जाम में कोई आपसे नहीं पूछने वाला है. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ पूछने लायक है ही नहीं. तो सर बात कहां से शुरू होगी? तो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होता है दैट इज सम मेजर डिस्कवरीज विच आर रिलेटेड टू द सेल्स. तो गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मेजर डिस्कवरीज. तो मेजर डिस्कवरीज की हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर सबसे पहले तो यही बता दो कि सेल को किसने डिस्कवर किया है. तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक जो है एक बड़े ही शौकीन आदमी थे. शौकीन इन द सेंस कि पता नहीं उनको क्या अलग सी तलब रही होगी कि चलो कुछ तूफानी किया जाए. तो रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के सेल्स को ऑब्जर्व किया. कॉर्क के सेल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर मिला और उन्होंने देखा कि यार कुछ ऐसा हो रहा है कि ये जो सेल्स हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो आपकी कॉर्क है वो किसी छोटी छोटी चीज से बनी हुई है, और उन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, ये आपका सेल है. तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को. दूसरी चीज क्या हुई? फिर आपके एक साइंटिस्ट आए ल्यूवेनहॉक, अनदर बायोलॉजिस्ट ल्यूवेनहॉक. ल्यूवेनहॉक ने क्या करा? ही ऑब्जर्व्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर विद द इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप. अब जल्दी धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है तो माइक्रोस्कोप्स भी इंप्रूव हो रहे हैं. सो ही बेसिकली ऑब्जर्व्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर. तो फ्री लिविंग सेल्स आपके क्या होते हैं? अब आपको पता है कि जैसे इंसान होते हैं, दो तरीके के इंसान. एक बड़ा बढ़िया आदमी होगा जो दूसरे को चैन से जीने देगा, अपना भी चैन से जिएगा. एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों का खून पीने के लिए पैदा होता है. आप सबकी लाइफ में भी ऐसे इंसान होंगे. तो ऐसे इंसान है वो पैरासाइट्स हैं जो खुद अपना शांति से जीवन दे रहे हैं. वो क्या है? फ्री लिविंग है. तो फ्री लिविंग सेल्स का मतलब है कि वो पैरासाइट्स नहीं है, दे आर मेकिंग देयर ओन न्यूट्रिशन, और अपने बेसिस पे जो है जिंदा है. हमने कहा सर ठीक है. फिर क्या हुआ? आपके एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन. देखो अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको स्पीड भैया तेज लगे तो कुछ छोटा स्पीडोमीटर होता हो 0.5 करने का, वो देख लेना, क्योंकि मेरे को एग्जाम तक आपको बहुत सारी चीजें कवर करानी है, तो मेरी स्पीड यही रहने वाली है. और मैं ये भी बिलीव करता हूं कि आई शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट ऑफ एनी स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हो जहां 2 घंटे की वीडियो है, मामला जो है, जो मसाला मिला वो 20 मिनट का ही मिला, फिर बैठ के सोचते हैं अरे इसकी तो रिकॉर्डिंग जो है देख लेते 2 की स्पीड पे है तो काफी बढ़िया रहता. तो ऐसा यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, और सब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें रहेंगी. बाकी मजाक हंसी चलता रहेगा, सब अभी थोड़ा कम चलेगा, बाकी बाद में फिर चलता रहेगा. क्यों? क्योंकि अभी मैं एग्जाम ओरिएंटेड है. क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन एक आपके साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन, देन केम वन मोर बायोलॉजिस्ट, और इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस.
बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, याद रखना। सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, लीवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड योर न्यूक्लियस। फिर क्या हुआ, फिर एक सेल थ्योरी आई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आपकी सेल थ्योरी आई, दो साइंटिस्ट आपके, एक था स्लेडिन, एक थे श्वान। स्लेडन और श्वान ने क्या बोला, उन्होंने एक सेल थ्योरी लेकर के आए। उन्होंने बोला सेल थ्योरी आपकी क्या स्टेट करती थी, स्लेडन एंड श्वान की, दो बायोलॉजिस्ट आपके, साइंटिस्ट बोलो बायोलॉजिस्ट बोलो, बायोलॉजिस्ट इज मोर प्रिसाइज वर्ड। तो सेल थ्योरी में उन्होंने बोला कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। बहुत बढ़िया बात है सर, ठीक है, मान लिया आपकी बात। फिर क्या हुआ, एक और मेजर डिस्कवरी आपको पढ़नी है, दैट इज द फिफ्थ वन। फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, एक बायोलॉजिस्ट आए आपके, वर्च्यू। और वर्च्यू ने क्या बोला, वर्च्यू ने थोड़ा सा एडवांस किया चीजों को, और उन्होंने एक बात बोली, ऐसी बात है ना ये कि आप सुन के अभी बोलोगे सर गलत टाइम पे पैदा हुए हैं, तब हम पैदा होते तो हम भी बोल देते ये चीज। इसमें क्या है, इन्होंने बोला ऑल सेल्स अराइज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सर क्या लिख दिया इंग्लिश में, हमें समझ नहीं आया, तो समझाना हमारा काम है, मेरा काम है। अब सुनो, आप जो है, जब आप पैदा हुए, ठीक है, माइंड मत करना मेरे एग्जांपल को, मैं ऐसे ही मस्त एग्जांपल देता हूं। आप जब पैदा हुए तो छोटे से बच्चे होंगे ना, क्यूट से, ऐसा तो नहीं अरे नहीं सर मैं तो 40 किलो का पैदा हुआ था। भैया पता नहीं आप कौन से ग्रह से हो, किसी दूसरे गोले से हो। आप छोटे से बच्चे पैदा हुए, उससे आपकी बॉडी ग्रो करी, कैसे करी, क्यों, क्योंकि आपके ऑलरेडी आपकी बॉडी में कुछ सेल्स थे, वो सेल्स डिवाइड हुए, और डिवाइड होकर आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए, आपकी बॉडी की ग्रोथ हुई। तो यानी कि आपके जो नए सेल्स आए वो कहां से आए, पिछले सेल्स से आए, ये वर्चू ने बोला। बताओ कोई मुश्किल इस बात में? अब जरा रीड कर लो, यहां भी थोड़ा टाइम दिया भैया, मेहनत से बनाई है। सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक ने इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से लिविंग सेल्स ढूंढे, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ढूंढा, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ये भी याद रखना, पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली द मटेरियल इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे सब कुछ बताएंगे, टेंशन मत लेना। सेल थ्योरी आई, सेल थ्योरी में बोला प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये कौन बोला, स्लेडन भाई साहब और श्वान भाई साहब ने बोला। सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया वर्चू ने, वर्चू ने क्या बोला, सारे के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर थोड़े से माइक्रोस्कोप इंप्रूव हो गए, तो हम चीजों को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने लगे। नाउ गाइस, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग, एंड दिस थिंग इज रियली इजी, बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई इस दुनिया में ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स हम डिसाइड करते हैं चीजों को। कैसे? हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सर ये कितनी बच्चों वाली चीज पढ़ा रहे हो? बता देता हूं भाई, जरूरी है कुछ लोगों के लिए, कुछ को इसमें भी कंफ्यूजन होता होगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, एक सेल से बना है। जैसे आपके अमीबा भाई साहब, मिस्टर अमीबा, अमीबा भाई साहब को हल्के में मत लेना, एक क्वेश्चन पूछते हैं यहां से। क्वेश्चन कैसे बनता है, या तो इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे बनेगा, दैट इज बेसिकली फिजन, या फिर इनके एनगल्फिंग ऑफ फूड पे बनेगा, जो ये फूड एनगल्फ करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। अभी आगे हम जो है चीजों को और भी डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। तो आपके अमीबा हो गए, ये आपके क्लेमिडोनम हो गए, या पैरामीशियम बैक्टीरिया, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड देयर सिंगल सेल इज एनफ फॉर डूइंग द लाइफ प्रोसेसेस, सो दे आर नोन एज यूनिसेलुलर। दो या दो से ज्यादा सेल, टू और मोर सेल्स, वो सर हो गए मल्टी सेलुलर, राइट, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। अच्छा, अब इस लाइन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात समझो। आपको पता है कि आप जो है आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, ऑल द सेल्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज। जिसको भरोसा ना हो भाई साहब गूगल करके देख लेना इमेज। शेप एंड साइज में डिफरेंट होते हैं। मसल सेल्स अलग तरीके का होगा, आपका ब्लड सेल अलग तरीके का होगा, आपका स्पर्म अलग होगा, ठीक है। स्पर्म तो देखा ही होगा आपने, ठीक है, स्पर्म देखा होगा आपने 3 इडियट्स में, उसके इंट्रोडक्शन में ही। तो सारे सेल्स अलग अलग तरीके के सर क्यों हैं, क्यों एक जैसे नहीं है? तो दैट इज बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मसल सेल्स का काम क्या है, आपके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम है। ब्लड सेल्स का काम क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने, इधर उधर चीजें लेकर के जानी है, ट्रांसपोर्टेशन। स्पर्म का काम क्या है, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो सारी की सारी चीजें डिफरेंट फंक्शंस कर रही हैं, दैट्स व्हाई इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। सो ये सिंपल सी बात आपकी हुई। नेक्स्ट कमिंग टू व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, कि सर सेल किस चीज से बने होते हैं। तो हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। अभी 3 मेजर चीजों की बात हम यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। सेल्स इज मेड अप ऑफ 3 मेजर चीजों की हम बात करेंगे। आप फर्स्ट वन इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं सेल मेम्ब्रेन। सो डोंट कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन, डोंट बी कंफ्यूज।
अगर वो सेल मेम्ब्रेन लिख के दे दे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बात कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। देन वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस, वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट सेल वॉल, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा आपका इस वीडियो का, उसमें हम जो है आगे के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका इस वीडियो से हो जाएगा, एक नेक्स्ट वीडियो से हो जाएगा। इस चैप्टर से मेजरली आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस, इफ वी टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो सबसे पहले अगर आप मेरे से पूछोगे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो मैं सिंपल सा आंसर दूंगा, भाई द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जैसे आपकी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, स्किन है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब क्या है, मतलब यह है, कुछ नहीं है, मतलब मान लो ये आपका सेल है, ये आपका सेल है हमने मान लिया, तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, सर क्या होगी इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, रुको जरा सबर करो, ये इस तरीके से, ऐसे मैं ऑरेंज से जो ड्रॉ कर रहा हूं, सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होगी, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया है, मस्त लग रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी है। क्या समझनी है कि सबसे पहली बात तो है आउटर मोस्ट कवरिंग है। दूसरी बात क्या है, इफ इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग देन इट इज सेपरेटिंग द कंटेंट्स ऑफ द सेल, इट मेक्स अ बाउंड्री बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर जो भी चीजें होंगी एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, आपका जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसके बीच में और आपके सेल के बीच में क्या है, एक कवरिंग बना रहा है, एक गैप बना रहा है। जैसे आपकी स्किन आपकी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अलग करती है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा, बस तसल्ली से देखते रहना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तीसरी चीज क्या समझनी है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सर ये क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, देखो योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स थ्रू इट। मतलब क्या है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ चीजें अंदर जा सकती हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ चीजें बाहर आ सकती हैं। So it allows the entry and exit of certain specific components. That's why it is known as semi-permeable membrane. So easy. सर एंट्री एंड एग्जिट, सर क्यों ऐसा क्यों है सर जीवन में, मतलब क्यों इसको ऐसा क्या दर्द दिया जीवन ने कि इसको एंट्री एंड एग्जिट करना पड़ा। तो गाइस आपके गैसेज होती हैं, हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं, बहुत शॉर्ट में बहुत मस्त पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लेना, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई प्रॉमिस यू। जिन जिन टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे उनके। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि गैसियस एक्सचेंज होता है और आपका एक वाटर एक्सचेंज होता है, दिस टू आर वेरी एसेंशियल प्रोसेसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो गैसियस एक्सचेंज होता है, कैसा गैसियस एक्सचेंज, सर हम ऑक्सीजन लेते हैं, कोई ऐसा तो नहीं जो नाइट्रोजन लेता हो, सर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। एस्पिरेंट में बोला भी था ना, हमने देश को पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के अलावा क्या दिया है, हम कुछ करते नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में दूसरे नंबर पे आते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या अब होता क्या है कि ये जो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन allows the entry and exit of oxygen and carbon dioxide respectively by the process of diffusion। जब वाटर एक्सचेंज होता है that is also a type of diffusion by the process of osmosis। क्या है सर ये, मैं सच बता रहा हूं, इतने कम टाइम में इतना प्रिसाइसली कहीं नहीं मिलेगा आपको, बस आराम से सुनते रहना। डिफ्यूजन क्या है सर, ऑस्मोसिस क्या है, पूरा नंगा कर देंगे इनको, अभी 1 मिनट दो बस। ऑस्मोसिस पे आते हैं, सबसे पहले डिफ्यूजन पे आते हैं। What is diffusion? Diffusion is basically the spontaneous movement। Spontaneous का मतलब होता है continuous। तो spontaneous movement of a substance from a region of, सुनना चुपचाप, चुपचाप सुनो अभी, from a region of higher concentration to lower concentration। अरे सर अच्छा, कुछ सुना सुना सा लग रहा है सर, अब आ रहा है समझ में, हाँ सर समझ तो गए हम। अच्छा बिल्कुल सही समझो भाई साहब, बिल्कुल सही। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि इट इज बेसिकली द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। एक बिल्कुल देसी एग्जांपल, आपके पास 2 टैंक हैं, आपकी छत पर टंकी रखी हुई है,
टंकी बोलते हैं हम उनको, ये इंग्लिश वालों का अलग स्टाइल है, दे कॉल देम टैंक, वी कॉल देम टंकी, ठीक है। तो टैंक रखा हुआ भैया, दो टैंक रखे हुए हैं, एक टैंक फुल है, एक टैंक में बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपने अगर उन दोनों टैंक को एक पाइप से होल करके कनेक्ट कर दिया तो आप बोलोगे कि सर जिसमें ज्यादा पानी होगा उससे उस टैंक में पानी जाएगा जिसमें कम होगा, और सर तब तक जाएगा जब तक दोनों में बराबर नहीं हो जाएगा। वैसा ही है डिफ्यूजन, वैसा ही है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द सेम प्रोसेस कि इट इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन। हमने कहा ठीक, समझ गए सर। तो वैसे ही क्या होता है, अब आप देखो आपकी बॉडी के अंदर, इफ आई टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू थिंग्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपकी बॉडी के, आपके सेल के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन कम हुई। क्यों हुई कम? क्योंकि आपके ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाने में यूज कर ली, ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल। आपका ब्लड लेकर के आया ऑक्सीजन, ब्लड आ रहा है, भागे 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 भगता हुआ आ रहा है ब्लड, ठीक है। आपका सेल बैठा बिल्कुल प्यासा, बोला रहे हो कहीं से ऑक्सीजन आए, कहीं से ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन दिखी उसे ब्लड में, बोला आजा आजा अंदर आजा अंदर आजा, आगे अंदर। तो ये क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। अच्छा, आपके क्या हुआ, अब जब आपने एनर्जी बनाई अपने सेल के अंदर, भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड निकला, बहुत बहुत कार्बन डाइऑक्साइड हो गया सेल के अंदर। अब सेल इंतजार कर रहा है, बोला यार ये कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ठिकाने लगाऊं या कहां से बाहर जाऊं। जैसे ही ब्लड आया तो इसने बोला, इसने ब्लड से बात करी, दिस इज बेसिकली सॉल्युबल इन वाटर, जो ब्लड में आपके होता है, दिस इज ट्रेवल्ड बाय हीमोग्लोबिन। आगे मैं धीरे धीरे पढ़ाता रहूंगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दिस टर्म्स। तो जैसे ही ब्लड आया, ब्लड के अंदर वाटर देखा, सेल बोला ओ भाई सुन, तू एक काम कर, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले जा यार, ले जा ले जा। तो बोला कि अरे सोच मत, पैसे नहीं लग रहे इसके, ले जा तू प्लीज, ले जा इसको। ये भगा दी इसने। तो सेल के, ये आपका सेल था, इसके आसपास ब्लड आया तो इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम थी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा थी, तो डिफ्यूजन हुआ फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जब आपका ब्लड आया, भैया कार्बन डाइऑक्साइड भरी पड़ी है सेल के अंदर, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर अगेन ब्लड में चली गई। ये हो गया आपका गैसियस एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। खत्म बात। अब जरा ऑस्मोसिस पे आओ। पेज भी खत्म हो गया क्या? जल्दी खत्म हो रहा है पेज आजकल। चलो अब जरा बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस इज आल्सो द सिमिलर प्रोसेस, इट इज बेसिकली द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जब गाइस आपका ऑस्मोसिस होता है तो ऑस्मोसिस में 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बनते हैं आपके, 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। लास्ट में रीड करा दूंगा सब, ऊपर क्या लिखा है टेंशन मत लेना, अरे सर वो तो दिखाई नहीं रहा, आपने क्या लिखा है, अरे सब देख लेना, पहले बात समझो, समझना जरूरी है, वो सब तो दिखता रहेगा। सबसे पहला होता है आपका हाइपोटोनिक। सांस नहीं लेने दूंगा पर सिखा के बहुत कुछ जाऊंगा, ठीक है। सांस नहीं लेने दूंगा, बातें नहीं बनाऊंगा आपके सामने बेकार की, वही चीजें बताऊंगा आपको जो एग्जामिनेशन में जरूरी है, ठीक है। सांस नहीं लेने दूंगा जब तक वीडियो खत्म नहीं होगी, आपको खुद ही लगेगा 2x पे चल रहा है सर, 2 बार वीडियो देखनी पड़े भले, पर मेरा काम है सिखाना, मजाक नहीं करना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है सर। अरे सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में याद क्या रखना है, हाइपोटोनिक में आया ओ की तरह सर फूल के मोटा हो गया। ट्रिक बहुत घटिया सी है पर है, मैंने 9th में ऐसे याद किया था, तो मैं अभी कोई ट्रिक सीखा नहीं हूं, मैं अपनी वही साइंस यूज करता हूं जो मैंने सीखी थी भाई, सिंपल सी बात। हाइपोटोनिक ऐसा ही बचपन का दिमाग था, तो बचपन वाला प्यार है तो भूले नहीं हम इसको। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक में क्या हुआ, मान लो आपका सेल है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रीन कलर की जो मोटी सी बना दी मैंने। अब क्या हुआ, आपके सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, हायर कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन लो था। अब जरा बताओ, ऑस्मोसिस अगर होगा, खुद से पूछना, अगर ऑस्मोसिस होगा तो वाटर विल गो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल के बाहर से, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सेल के बाहर से कैसे वाटर आ जाएगा, अरे सेल बॉडी के अंदर है या स्क्रीन पे नहीं है सेल, वहां वाटर वाटर सब चल रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग से सोचो, 3D जाओ, थोड़ा अंदर जाओ, अपनी बॉडी में फील करो, आपकी बॉडी के अंदर सेल बैठा है, ब्लड लेके गया सर, वाटर वैसे भी बाहर रहा, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा बिल्कुल सही बात। किसमिस का एग्जांपल ले लो, किसमिस को पानी में भिगो के एकदम फुला देते हो बेचारी को, चने भिगो देते हो, राजमा भिगो देते हो कि सीटी कम लगानी पड़ेगी, वो क्या है, वो ऑस्मोसिस ही तो है। तो आपने क्या करा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर गया, यानी कि वाटर हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड। अब कई सारी चीजें मैं यहां बोलूंगा बैक टू बैक, समझना। आउटसाइड द सेल मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बहुत हायर हेयर, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाज लोअर। अच्छा सर, जब यहां से वाटर गया तो सेल विल स्वेल। जब किसी चीज के अंदर आप पानी भरते जाओगे तो भाई साहब वो फूलेगा ना, तो सेल विल स्वेल। तो दिस इज बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉरी,
अब जरा बिल्कुल ही नॉर्मल डेफिनेशन पा दो, किताब वाली डेफिनेशन है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस और स्पेशली वाटर, ठीक है, आउटसाइड द सेल इज higher than in comparison to inside the cell, then water will travel from outside the cell to inside the cell and the cell will swallow up and such a solution is known as hypotonic solution। खत्म बात। हमें कोई मतलब ही नहीं था उस बात से, हमें मतलब था इस बात से कि हमारे दिमाग में जाए चीजें, ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर इस सिचुएशन में हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाटर जा रहा है, तो सर हाइयर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल थी, लोअर थी सर इनसाइड द सेल, तो सर वाटर इज ट्रेवलिंग ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। गलत भैया, यहीं से क्वेश्चन उठा सकता है आपका यूपीएससी, बिल्कुल गलत। मतलब सर अभी तो आपने बोला सर धोखा हो गया, हम नहीं खेल रहे, सर हम नहीं खेल रहे, आप धोखा दे देते हो। तो गाइस होगा क्या, नोट क्या था ये, नोट ये था कि ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस वाटर विल ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस, बोथ डायरेक्शंस, मतलब सेल के अंदर भी वाटर जाएगा, अंदर से बाहर भी आएगा, बट द इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, स्पेशली इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड विल बी मोर इन कंपैरिजन टू इनसाइड टू आउटसाइड। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। बाकी के सॉल्यूशंस हैं हाइपरटोनिक वगैरह है, वो मैं जल्दी से यही समझा देता हूं आपको। हाइपोटोनिक हो गया, मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, meaning outside solution is very dilute, the cell will gain water, such a solution is known as hypotonic solution। रेजिन्स का एग्जांपल ले लो आप, इसमें किसमिस भिगो देते हो, रेजिन्स के अलावा आप छोले, ठीक है, छोले के बाद राजमा, राजमा के बाद चावल, छोले के बाद चावल, सब याद आ रहा होगा पर याद नहीं करना भी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपो ओ भूल गया, आइसोटोनिक में क्या होगा, इसमें उल्टा हो गया, ये सेल था, ठीक है, अब सेल था तो सेल के अंदर का वाटर का कंसंट्रेशन इज सिमिलर टू द कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। तो अगेन मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि अच्छा क्या सर बिल्कुल वाटर इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, आउटसाइड से इनसाइड जाएगा, इनसाइड से आउटसाइड भी आएगा, ठीक है, लेकिन नेट मूवमेंट जो होगा वो जीरो होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोटोनिक। आगे आ जाओ, हाइपरटोनिक। अब इसमें क्या हो गया कि सर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा था, इतना पानी ले आया ये, बिल्कुल इसने अरेबियन सी बना दिया है सर, और बाहर जो है बिल्कुल पानी नहीं है, ड्रॉट पड़ा हुआ है, तो भाई साहब अंदर से बाहर आएगा, तो सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और सेल विल श्रिंक। There are few more applications of osmosis also, especially the one is absorption of water by plant root। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, आपका PYQ रह चुका है कि जो रूट्स आपकी वाटर एब्जॉर्ब करती हैं वो आपके बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ही करती हैं। नाउ नेक्स्टली लेट्स लर्न अबाउट द सेल वॉल, ठीक है, एक सेकंड, हाँ ये इससे पहले ये देख लो। नाउ दिस इज ऑल्सो योर PYQ, योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरा कुछ पढ़ा, तो दैट इज बेसिकली फ्लेक्सिबल एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। लिपिड्स एंड प्रोटीन से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। अच्छा होता क्या है, अब जरा अमीबा के बारे में बात कर लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। अब आपको पता है कि जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रियली फ्लेक्सिबल सर, तो अमीबा के साथ क्या होता है, देखो अमीबा बेचारा सिंपल सा गरीब सा आदमी है, ये कैसे भी उसका स्ट्रक्चर बना दो सब अमीबा ही है, ऐसे बना दो तब भी अमीबा है। अब अमीबा को दिखाया खाना, अमीबा क्या करेगा, अपना ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको आप बोलते हो स्यूडोपोडिया, यहां से खाना आएगा इसके अंदर, ये आ गया खाना अंदर, और वो फूड वैक्यूल बना लेगा एक, और खाने को बचा लेगा, जो बचेगा उसको एक्सक्रीट कर देगा बाहर। यानी कि इस पूरे अमीबा ने क्या करा, इसने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही खाना एनगल्फ कर दिया, एंड दिस प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग फूड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। खत्म बात। कोई माउथ नहीं होता हमारी तरह के, अमीबा का भी मुंह है, अमीबा हमसे बात कर रहा है, ठीक है, हेलो आई एम अमीबा, ऐसा कुछ नहीं होता, बेचारा गरीब सा है, एक ही सेल है, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से खाना लेता है, इसी से जो है एक्सक्रीशन करता है, सब कुछ एक ही सेल से करता है, एंड दिस प्रोसेस नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन enables to engulf the food from other material external environment, such process endocytos amoeba acquires this food। तो कभी भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अमीबा engulfs the food by which process। now nextly we are going to learn about the cell wall। देखो आपका PYQ है, पिछले ही पेपर में पूछा हुआ है, सबसे पहली चीज तो याद रखना, सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि सेल वॉल इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। और कुछ चीजें याद रखेंगे कि प्लांट सेल, अब प्लांट सेल के पास क्या होती है, ठीक है,
प्लांट सेल के पास मान लो ये ग्रीन से जो मैं बना रहा हूं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इनके पास एक और मेम्ब्रेन होती है विच वी कॉल इज सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल। ये इसके ऊपर जो ऑरेंज कलर की कवरिंग है, यानी कि ग्रीन के ऊपर जो ऑरेंज है, ग्रीन है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑरेंज है आपका क्या, सेल वॉल। सो दिस इज बेसिकली ओनली, दिस इज प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन द, ओनली एंड ओनली इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड कवरिंग सेल वॉल। ये आपका क्वेश्चन है, कितना इजी है, बच्चे को पता होता है। आपका कोई रिलेटिव 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता है, उसको पूछ लेना, उसको पता होगा। और क्या पूछे यूपीएससी आपसे, आप क्या तो टफ है। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी होती है सेल वॉल? इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इसीलिए आपको पता होगा कि जो आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो ग्रास वगैरह खाते हैं, जिनको आप हर्बीवोर्स बोलते हो, उनके कई सारे, उनका जो डाइजेशन है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। व्हाई? बिकॉज दिस लेयर मेक्स इट डिफिकल्ट। गाय भैंस, दिन भर देखा होगा भैंस ने पूरा खाना खा लिया, फिर बैठी बैठी मुंह चला दिया अपना। मतलब देख के मैं भी सोचता था बचपन में, मैंने कहा यार बड़ी अजीब है, खाना पीना खा लिया, निला दिला दिया इसको, अब ये सो क्यों नहीं रही है, फिर भी मुंह चला दिया, आंख बंद कर लिया, मुंह चल रहा है भैंस का, ये क्या सिस्टम है। फिर बड़े हुए तो समझ आया कि भाई साहब इसको हमने जो चीज खिलाई थी उसकी सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी हुई थी, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए आप कभी घास खा के देखो, ठीक है, फिर बताना ऑन योर ओन रिस्क। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। जब भी कोई लिविंग सेल है, देखो अब जो भी प्लांट सेल का लिविंग सेल होगा, तो उसने क्या करा, लूज कर दिया वाटर, यानी वाटर की कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा थी, बाहर कम थी, तो वाटर जो है आउटसाइड द सेल मूव किया, वाटर हैज मूव्ड आउटसाइड द सेल। तो जब वो आउटसाइड द सेल मूव किया वाटर, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, जब वाटर मूव किया तो आपको पता है कि ये सेल श्रिंक करेगा। कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है सर, श्रिंक करेगा। जब ये श्रिंक करेगा तो जो भी इनसाइड मटेरियल होगा दैट विल मूव अवे फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से अलग नीचे जाएगा जब वो श्रिंक करेगा मटेरियल, एंड सच अ प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। क्या डिफिकल्ट है बताओ, क्यों डरते हो तुम, क्यों? ठीक है, अच्छा अब सेल वॉल का रोल क्या होता है सर? प्लांट्स को ऐसी क्या मजबूरी थी उनके जीवन में, बेचारे क्या लाचार थे वो, क्यों लाचार थे कि सर उनको सेल वॉल बनानी पड़ी? सर आराम से टेंशन फ्री रहते हैं हमारी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेके। वो इसलिए गाइस बिकॉज प्लांट्स को ज्यादा टर्जिडिटी और रिजिडिटी चाहिए होती है, ज्यादा टफनेस चाहिए उन्हें। क्यों चाहिए? अरे सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है, बहुत मजाक वाले एग्जांपल रहते हैं मेरे, लेकिन समझ एक बार में जाओगे आप। आपको जो है मैंने बोला कि पैर डाल के पानी में बैठो, आप बैठ गए, हाँ सर ठीक है। मैंने कहा भाई 5 दिन बैठो, पॉसिबल है ये चीज? आप बोलोगे सर पैर गल जाएंगे, मेरी स्किन गल जाएगी। सर मैं तो, आपने बोला है जब तक मेरे को बढ़िया लगेगा, फील आएगा, पानी में रखूंगा पैर, मैं निकाल लूंगा। आप कर सकते हो ऐसा काम? प्लांट कर सकता है क्या? प्लांट के बेचारे में, बेचारा प्लांट था, बारिश आई, इतना पानी भर गया, वो गड्ढे में था प्लांट बेचारा, तो गड्ढे में पानी भर गया, तो आपने देखा प्लांट वहां से चल के आ रहा है। हमने कहा भाई क्यों शिफ्ट क्यों कर रहे हो पोजीशन? बोल रहा है एक्चुअली देयर वाज सो मच वाटर इन दैट पिट एंड आई जस्ट कांट सस्टेन इन दैट थिंग, सो आई एम जस्ट मूविंग माय लोकेशन। प्लांट ऐसा नहीं कर सकता ना कभी, तो उसको बेचारे को अपनी ही जगह रहना है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को डील करने के लिए अब वो बेचारा, उसके सेल के अंदर वाटर आता रहेगा क्योंकि आउटसाइड कंसंट्रेशन में ज्यादा है, वाटर आ रहा है वाटर आ रहा है, कितना वाटर आएगा, बेचारा फूल जाएगा। फूल के क्या करेगा, वो अपनी वॉल पे फोर्स लगाएगा, वॉल पे फोर्स लगाएगा। सिंपल बलून वाला एग्जांपल, आप बलून फुलाते हो बर्थडे के लिए, बलून फुलाते हो, फूंक मारते जाते हो, तो बलून में जब एयर जाती है तो अपनी वॉल्स पे फोर्स लगाता है, तो जब बहुत ज्यादा हवा भर दे तो फट जाता है। तो वो ऐसी सिचुएशन ना आए कि वो फटे, इसीलिए उसके पास सेल वॉल होती है जो उसको टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है। तो सेल वॉल बहुत टफ होती है, सेलुलोज की बनी होती है, इसीलिए वो फटता नहीं है। तो सब कुछ पढ़ लेना भैया यहाँ कि परमिट्स फंगाई एंड बैक्टीरिया विदाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को डील करने के लिए उसके लिए होता है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द swollen cell because of their walls such cells can withstand much changes in the surrounding than the animal cell। और आपको पता है बेचारे लाचार हैं, मूव कर नहीं सकते, बिल्कुल सही बात। अब जरा आ जाओ आगे। नेक्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। वैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था, मैंने कहा 10-12 मिनट की रखेंगे, लेकिन हो ही जाती है वीडियो क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ाना चाहता हूँ आपको कम टाइम में, तो कोई बात नहीं है, होने दो, बड़ी देखते रहना बस, आपको बोर नहीं होंगे, ये तो मुझे वैसे भी पता है। आई जस्ट, चलो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हुआ क्या था कि अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, हुआ क्या था कि हमने स्टेन किया था सेल्स को। मैं आपको इस चीज को बता रहा हूं, पीडीएफ में नहीं लिखे मैंने, इसमें आपके कुछ सॉल्यूशन होते हैं, मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रेनिन, आयोडीन। तो दीज सॉल्यूशंस आर यूज्ड फॉर स्टेनिंग
द स्टेनिंग द सेल्स और लिविंग सेल्स इन योर बायोलॉजी लैब। अब वो बात अलग है कि हमारी बायो लैब में हमें कंकाल के अलावा कुछ दिखाया नहीं गया कभी, तो क्या करें, मतलब अलग रहा था हमारा जीवन। आजकल के बच्चे देख रहे हैं सब इंटरनेशनल स्कूल, ये स्कूल वो स्कूल, फीस 50,000 है, वो दिखा देते हैं, हमने नहीं देखा अपने जीवन में। मिथाइलिन ब्लू, सेफ्रेनिन, आयोडीन, ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टेनिंग द थिंग्स। सर ये क्यों बता रहे हो हमें? अरे पूछ लिया एग्जामिनर ने, क्या पता क्या खा के आया वो दिन में, क्या एग्जाम बनाते टाइम। तो सेफ्रेनिन से जब आपने स्टेन किया तो सेल के अंदर जो जो अलग अलग चीजें प्रेजेंट थी वो अलग अलग तरीके से स्टेन हुई। मतलब कोई बहुत डार्क हो गया, कोई बहुत लाइट हो गया। तो सेल के अंदर हमें एक चीज अलग तरीके से स्टेन होती हुई दिखी, तो हमने कहा ये इसके कंपोनेंट्स कुछ अलग होंगे, इसीलिए अलग तरीके से स्टेन हो रही है। इसी को हमने बोल दिया न्यूक्लियस। बताओ कोई दिक्कत? कौन बोला, कौन बोला इस बात को? रॉबर्ट ब्राउन। नाम ही ब्राउन था वैसे, ठीक है, अंग्रेजी थे वो, खैर हमें क्या करना। अब जरा आगे चलते हैं। तो हमने कहा स्टेन क्या, मिथाइलिन ब्लू से, तो सेफ्रेनिन, आयोडीन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वन बाय वन सुनना। आपका जो न्यूक्लियस होता है उस पर डबल लेयर कवरिंग होती है। न्यूक्लियस है, मान लो ये सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस पर एक कवरिंग, दो कवरिंग, डबल लेयर कवरिंग होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उस कवरिंग को जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो, सेल की कवरिंग को, न्यूक्लियर की कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म। अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं, अगर ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, एक्स वाई जेड, बहुत कुछ होता है, लेकिन उन सब ऑर्गेनल्स के बीच में एक फ्लूइड मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आपकी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो पोर्स होते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है, न्यूक्लियस से सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म में बाहर आ सकते हैं, साइटोप्लाज्म से अंदर जा सकते हैं, तो डबल लेयर कवरिंग होती है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। साइंस पढ़ते हो तो पता लगता है ना, पहले हमारे जो एंशियंट टाइम्स थे वहां पे विमेन को कर्ज किया जाता था कि भाई ये जो औरत है इसको कर्ज करना चाहिए, क्यों? क्योंकि बेबी बॉय नहीं हुआ, गर्ल हो रही है इससे बार बार, 3 गर्ल हो गई, 4 गर्ल हो गई। जब हमारी साइंस आगे बढ़ी तो हमने समझा कि हम तो मूर्ख थे। क्यों? क्योंकि सेक्स डिटरमाइन होता है क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम कौन सा बॉय होगा या गर्ल होगा, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप फाइंड आउट करना, क्योंकि ये आपका प्री बाई क्यू रह चुका है पेपर में। बॉय कब होगा, गर्ल कब होगा, कौन से क्रोमोसोम के मैच से होगा, आप फाइंड आउट करना। तो सेक्स डिटरमाइन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज बेसिकली इनविजिबल, ठीक है। क्रोमोसोम इज विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब तक सेल डिवाइड नहीं होगा, सेल डिवाइड क्यों होता है? ग्रोथ के लिए होता है सर, ग्रोथ के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, तो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, व्हेन योर सेल इज, ठीक है, अबाउट टू डिवाइड, तो वो आपको दिखेंगे। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर जीन्स। आज तक नहीं समझ आई होगी बात, मैं प्रॉमिस करता हूं आज आएगी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है वो, प्रोटीन अलग बाद में पढ़ेंगे अभी, और डीएनए के अंदर जीन्स। समझ जाओ बात को। बंगला, ठीक है, कमरा, दीवार और ईंट। तो बेसिक ईंट क्या है? जीन्स। जीन्स इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसके बिना सेल की कॉपी होना सेम मैटर नहीं कर पाएगा। डीएनए क्या करता है? इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। कोई भी बच्चा होता है नया, हम क्या बोलते हैं? अरे बिल्कुल पापा पे गया है, अरे बिल्कुल मम्मी पे गया है, मामा पे गया है, नाना पे गया है, इस पे गया, उस पे गया, दुनिया भर की बातें हम बनाते हैं। क्यों? क्यों गया भाई? ठीक है, क्यों गया है? क्यों? क्योंकि वो डीएनए कॉपी हुआ। डीएनए ने इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन कैरी की कि भाई इसके माँ बाप के सेल ऐसे थे, इसको ऐसा बनाओ। ठीक है, हमने कहा ठीक है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। बताओ कोई दिक्कत? आ जाओ अब आगे। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, बता चुका। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, बता तो चुका हूं कि नए सेल्स जो बनेंगे वो किस बेसिस पे बनेंगे, उनके लिए किस तरीके का सेल बनेगा, कौन से फीचर्स कॉपी होंगे, कौन से नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए डिसाइड करेगा। फंक्शनल सेगमेंट्स डीएनए के क्या है? जीन्स है। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं है, तो क्या क्रोमोसोम दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्रोमोसोम सर तभी दिखता है जब सेल इज अबाउट टू डिवाइड, दे आर विजिबल जस्ट लाइक रॉड शेप स्ट्रक्चर, ऐसे शेप, ये रॉड शेप, ये क्या, ये तो रॉड शेप नहीं था, गड़बड़ हो गई। ये आपका रॉड शेप इस तरीके से स्ट्रक्चर में दिखेंगे, अलाइंड वन ओवर द अदर। ठीक है, अच्छा सर। तो जब वो डिवाइड नहीं होगा, डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल मतलब क्या है? क्रोमेटिन देखो आंखों के सामने आती है ना पिक्चर, मजा आ जाता है।
तो क्रोमेटिन क्या है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे रहता है आपका क्रोमोसोम जब आपका सेल डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है सर, मजा आ गया, समझ आ गया अब तो। क्रोमेटिन मेटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बन जाएगा। तो यही क्रोमेटिन जो सेल डिवाइड नहीं होता, तो फिर जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होगा तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर ले लेगा और ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन गया भैया आपका क्या, क्रोमोसोम। खत्म बात। अब जरा जल्दी से एक ऐसा टॉपिक मेरे से सीख लो जिसके बिना बायोलॉजी को समझना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है आपके लिए जब आप आगे की चीजें पढ़ोगे। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस वी डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्रोकैरियोट्स, एक हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, सेकंड वन इज योर यूकैरियोट्स। सर ये क्या जुगाड़ है, जुगाड़ अभी समझेंगे। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हु डजंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। चुपचाप सुनना बात को, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। अच्छा सर, मतलब अब आप खुद बताओ, देखो चुपचाप सुनना, जो सुनता है उसको एक बार में समझ आता है। ये आपका न्यूक्लियस अगर था, अगर इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इसका जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म से मिक्स हो जाएगा और हमें पता नहीं लगेगा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है कि नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इसका नहीं होगा। वहीं अगर यूकैरियोट्स हैं, जैसे हम हैं, हमारे न्यूक्लियस के पास डबल लेयर्ड कवरिंग है, तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है उससे कुछ भी इसका मिक्स नहीं होगा और वेल डिफाइंड रीजन रहेगा। सो यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। आगे ये टर्म्स आपके बहुत काम आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, बायोलॉजी पढ़ोगे तो। ऑर्गेनिजम्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर नोन एज यूकैरियोट्स। ट्रिक सर, कुछ ट्रिक बता दो। ये क्या है, प्रो है। तो आजकल के जो नए छपरे लोग जो है प्रो हैं, उनको आता कुछ नहीं है पर वो प्रो हैं, तो इनके पास है कुछ नहीं पर ये प्रोकैरियोट्स हैं। जिन पे सब कुछ है वो यूकैरियोट्स हैं। तो थोड़ा ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फालतू लॉजिक है बट बता देता हूं, काम कर जाए तो ठीक है, वरना अपना जुगाड़ ढूंढना। हमने बोला ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हु डजंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ऑर्गेनिजम्स हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो जब इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो इनका जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं रहेगा, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, और इसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। और एक और चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो प्रोकैरियोट्स हैं, दे ऑल्सो डजंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इनके पास नहीं होंगे और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इनके पास होंगे। सिंपल सा डिफरेंस है। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, कुछ नहीं है, अभी के लिए बस इतना समझो, ये आपका सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म छोड़ो, माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये वो, ये सब क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। तो जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे ना यूकैरियोट्स के, उनके ऊपर मेम्ब्रेन होगा, इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगा, बात खत्म। तो इन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, न्यूक्लियर रीजन मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स इज नोन एज न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. Organism having cell walls using a are known as eukaryotes. Prokaryotic cells also lack most of the cytoplasmic organelles, बता चुका। ये आपका पीवाईक्यू है, इसीलिए मैंने ये लाइन डाली है। जो आपके बैक्टीरियाज होंगे ना, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज, यानी कि सिंगल सेल के ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, जरा इंतजार करिए फोन वाले लोग, चलो। तो जिनके पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, ऐसे बैक्टीरिया, उनका जो फोटोसिंथेसिस होगा दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेनस वेसिकल। से आपका पीवाईक्यू उठा के देखना। और जो प्लांट्स हैं उनका एसोसिएटेड विद प्लास्टिड्स, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ कम टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है बता चुका हूं। दिस इज बेसिकली द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड। अब इसी साइटोप्लाज्म में, अब जैसे ये मैंने सेल बनाया ऊपर, ये डॉट डॉट क्या है, इसके सेल ऑर्गेनल है सर। अब ये इसका फ्लूइड है, सॉरी,
इसी फ्लूइड में एम्बेडेड है आपके सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स। अरे रुक जाओ यार, पेशेंस नहीं आजकल की दुनिया में। ये हो गया आपका क्या, ये आपका फ्लूइड हो गया, ये साइटोप्लाज्म है। इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स, ईच ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी सेल ऑर्गेनल होंगे क्या फंक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, वेट फॉर पार्ट 2 जानने के लिए बने रहिए पार्ट 2 के साथ इस वीडियो के। दूसरी बात, सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। किस में मेम्ब्रेन्स है एनक्लोज्ड होते हैं? प्रोकैरियोट्स में नहीं होते सर, यूकैरियोट्स में होते हैं, बस यही बात यहां पे लिखी हुई है। सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड। मेम्ब्रेन्स का सिग्निफिकेंस क्या है वो वायरस के एग्जांपल से आप समझ सकते हो। वायरस वैसे हम डिजीज में पढ़ेंगे, यहां समझ लो कि वायरस जो है बेसिकली दैट इज कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि वो ऐसा खतरनाक इंसान है ना कि जब वो नॉर्मल एग्जिस्टेंस में रहता है तो वो कोई भी लाइफ प्रोसेस शो नहीं करता। ऐसा लगेगा आपको कि ये नॉन लिविंग है। जैसे ही किसी की बॉडी में जाएगा, खतरनाक क्यों होता है वायरस? जितनी भी वायरल डिजीज है, HIV है, कैंसर है, ये इतनी खतरनाक क्यों है? क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो ये अपना कुछ नहीं करेगा, अपना कुछ नहीं करेगा। ये क्या करेगा? आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को यूज करेगा अपने डेवलपमेंट के लिए। अब आप मेरे को बताओ कौन सी दवाई बनाओगे भाई इस वायरस के लिए? बताना जरा। अपनी बॉडी के फंक्शंस को रोक दोगे तो अपने आप खुद ही ऊपर भगवान के पास चले जाओगे, खुद ही नहीं रह पाओगे। इसीलिए वायरल डिजीज बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। बैक्टीरियल डिजीज क्यों कंट्रोल हो जाती है? क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है उसके पास सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के सेल के ऊपर सेल वॉल होती है। अब हमें पता है कि हमारे सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, तो हम कोई ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं जो सेल वॉल को हमारी बॉडी में जाकर डिस्ट्रॉय कर दे। क्यों? क्योंकि सेल वॉल हमारे पास है नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं है, बैक्टीरिया की पूंगी बच जाएगी। ठीक है, अब सेल वॉल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, लाइक पेनिसिलिन। तो एंटीबायोटिक्स का फंक्शन क्या होता है? दैट बेसिकली डिस्ट्रॉयज द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, एंड जस्ट बिकॉज इफ इट इज डिस्ट्रॉइंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया फिर जिंदा कैसे रहेगा? उसका सेल खत्म हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म। सो दिस इज ऑल अबाउट for this video. In the next video I will be coming up with the part 2, and guys I hope you like this material. तो just happy learning, अच्छे से सीखो, पेपर अच्छे से देना, बाकी देखते रहो। मैं इसी स्पीड में, इसी पेस के साथ इतना ही यूजफुल मटेरियल कंसिस्टेंटली आपके लिए एग्जाम तक लाते रहूंगा। जस्ट शो योर सपोर्ट, ठीक है, जस्ट शो योर सपोर्ट। अभी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स हम कर लेंगे तो वी विल बी अवेलेबल फॉर द लाइव क्लासेस। तो ये मैं जो आपको रिकॉर्ड करके यहाँ बता रहा हूँ तो हम ये लाइव क्लास में भी कर सकते हैं ऑन द सेम पेज। सो जस्ट डू दैट थिंग। सो ओके गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, बाकी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि वेदर यू आर गेटिंग सम थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियोज और नॉट, के और भी वीडियोज हम कंसिस्टेंटली ऐसे बनाते रहेंगे। सो गाइस, ओके, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।